Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10 और इसमें हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम लोग देख रहे थे कि हम इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब सिंपल जो इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्व करना आसान है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मेथड्स बताए गए थे: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इनमें से हम फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर को देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आप किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें से अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना पड़ेगा। इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, वो होता है a, और जो x का कोफिशिएंट है वो b होता है, और साथ में इनके यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो ऐड हो रही होती है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ आते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं। अब हमारी इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो x है, इसलिए हमने यहाँ पर x लिख दिया। अगर यहाँ y होता तो आप यहाँ y लिख देते। तो फॉर्मूले की तरफ आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। इसके अंदर b क्या है, जो कि x का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो यहाँ प्लेस होता है, सेम वो यहाँ पर भी प्लेस होता है स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी आता है और साथ में वो कांस्टेंट टर्म भी आती है, और नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अच्छा, इस फॉर्मूले को देख के तो तक घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर है। पहला क्वेश्चन है, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि पहला जो टर्म है वो x स्क्वायर की होती है, उसके बाद x होता है, उसके बाद c आता है, मतलब उसके बाद कांस्टेंट टर्म आती है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने इसको कन्वर्ट करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अच्छा, अगर आप देखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए पहले नंबर पर, लेकिन अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। अब एक तो ये तरीका था कि आप यहाँ से 7x को यहाँ ले आए और आपका जो जितनी भी इक्वेशन है वो सारी एक तरफ हो जाएगी, फिर आप उसको रीअरेंज कर कर तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ आ गया है नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा तो आपको उसको खत्म करना पड़ेगा। पहली टर्म के साथ आप कभी भी किसी सूरत नेगेटिव साइन नहीं लेकर आ सकते, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको यही कहती है। तो आपको फिर नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेने के बाद फिर आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड पर जाकर, तो वो 2-3 स्टेप्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम एक काम करते हैं, बजाय इसके कि हम 7x को यहाँ लेकर आए, हम एक काम करते हैं, हम x स्क्वायर और यहाँ से दोनों टर्म्स को उठाकर ही राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, ताकि कम से कम एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाए और वो हमें नेगेटिव साइन कॉमन लेने वाला काम ना करना पड़े। तो 7x यहीं पर रहा, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो इनका इनवर्स ऑपरेटर हो जाएगा। यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन का इनवर्स होता है एडिशन, तो यहाँ पर ये एडिशन आ जाएगा। इसके बाद ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को भी जाहिर है आपको एक तरफ लेकर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो एडिशन का इनवर्स सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये हमारे पास तीनों टर्म्स एक साइड पर आ गई। अब आपने इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंजमेंट आपने कैसे करनी होती है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहली टर्म एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को आपने पहले नंबर पर लिखा, एक्स वाले टर्म को आपने दूसरे नंबर पर लिखा, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको तीसरे नंबर पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो हमारी तो राइट हैंड साइड पे, तो आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि अब जो इक्वेशन है वो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें बेसिकली हम कोफिशिएंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वैसे जनरल इक्वेशन में ए होता है, ठीक है, जनरल इक्वेशन में ए होता है, लेकिन आपकी इस खास इक्वेशन के अंदर 1 है।
तो ए को आपने लिख दिया कि ए इस इक्वेशन के अंदर इस क्वेश्चन में किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, लेकिन आपके इक्वेशन के अंदर क्या है, 7। तो आपने लिख दिया कि जो यहाँ पर b का कोफिशिएंट है वो जो x का कोफिशिएंट है वो b 7 के इक्वल आ गया। इस तरह से जो तीसरी वाली टर्म होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म जो है वो ये वाली टर्म है जो कि इनके साथ में ऐड हो रही है। अब यहाँ पर -2 ऐड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, -2 को भी साथ लिखना है। तो -2 को भी साथ लिख लिया। उसके बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अच्छा, यहाँ पर आप बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं। आपके क्वेश्चन में माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, b की जगह पर आपने 7 डाल दिया, इस तरह से प्लस बाकी सारी चीजें एज इट इज, बस आपने सब्स्टिट्यूशन करते जाना है। यहाँ पर b की जगह आपने 7 ले दिया, ऊपर स्क्वायर एज इट इज -4, a की जगह पर 1 आ गया, और जो c है उसकी जगह पर -2 आ गया, और नीचे 2 a की जगह पर 1 आ गया। अब आपने बस इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखिए माइनस साइन है, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस है, इसने अंदर जाकर इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं साइन को, और यहाँ पर 4 और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 8। अब आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है, 57 आ जाएगा। अच्छा देखिए, अगर 57 जो है ना वो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, इस वजह से हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर 57 कोई परफेक्ट स्क्वायर होता तो आप यहाँ से इस स्क्वायर रूट को खत्म कर लेते, ठीक है, फिर आगे आप उसको अपनी जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन क्योंकि 57 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए हमें इसको यहीं पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो यही वाला आ जाएगा, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते, ना कुछ ऐड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ प्लस माइनस का क्या कॉन्सेप्ट था, ये प्लस और माइनस एक साथ क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि जो एक्स जो भी इक्वेशन के जो सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं इक्वेशन की डिग्री के ऊपर। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसका मतलब है कि इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन हैं वो भी इतने ही आने हैं, ठीक है, इसके सोल्यूशन भी 2 ही आने थे। तो इस तरह से ये प्लस और माइनस का मतलब ये है कि यहाँ 2 सोल्यूशंस हैं, ठीक है, यहाँ पर तो इतना ही छोड़ेंगे। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो हमने बस यहाँ पर क्या काम करना है, सिंपल आपने इसको लिखना है, ए की वैल्यू डाली कि एक्स के का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 8 है और सी का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपने एज इट इज बस वही काम करना है। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर आपने b की जगह पर वैल्यू डाली वो जो कि आपकी इक्वेशन में से आई है, जो x का कोफिशिएंट आपकी इक्वेशन में था, यहाँ पर वही वैल्यू डालेगी। 4a की जगह पर आपने 5 डालना है, और c की जगह पर जो कोई कांस्टेंट वैल्यू थी आपके पास। अब इनको आपने बस स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू ही सिंप्लीफाई हो सकती है, या ये नीचे वाली जो है इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आ जाएगा, माइनस और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 हो जाएगा, 1 तो एज इट इज वैल्यू देता है। उसके बाद यहाँ पर 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगी, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, 64 माइनस 20 44 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जब आप एलसीएम लेंगे ना 44 का, तो आपके पास इस तरह आएगा कि 4 और जो है 11, ठीक है, इसको आप इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको देखें ना, ये जो 4 है, इसको अगर आप देखें तो ये बनता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से जो 2 है ये फिर बाहर आ जाएगा, और 11 तो जाहिर है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, वो अंदर ही रहेगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा प्रीवियस जैसा काम था, लेकिन आगे यहाँ पर कुछ इजाफी काम होना जो कि लास्ट क्वेश्चन में नहीं हुआ, वो क्या था कि देखें यहाँ पर 2 टर्म्स है ना, प्लस माइनस से पहले वाली एक टर्म और प्लस माइनस के बाद वाली एक टर्म होती है, ठीक है। अब जब 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लिया जा रहा होता है तो आप उसको कॉमन जरूर लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई कर सकें अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर देखें 2 है और मतलब बाहर जो है स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू तो नहीं देख सकते, वो तो अंदर है, बाहर वाली वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। ये है 2 और ये है 8, ये दोनों एक ही नंबर के मल्टीपल हैं, ठीक है, मतलब ये एक ही टेबल में आते हैं और ये 2 के मल्टीपल्स हैं। तो आपने यहाँ पर जो छोटी वैल्यू है जिसका मल्टीपल है उसको कॉमन ले लेना है, और वो 2 है क्योंकि 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 भी 2 का मल्टीपल है और 8 भी 2 का मल्टीपल है। अब आपने देखना है कि फर्स्ट टर्म 2 कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म में क्या बचा,
8 है ना, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो पीछे फिर 1 बचा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, और स्क्वायर रूट ऑफ 11 तो ज़ाहिर है वो तो एज़ इट इज़ रहेगा। अब बाकी सारी चीज़ें एज़ इट इज़ हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें ये 2 ऊपर है और ये 10 नीचे है। अब देखें ये डायरेक्ट डिवीजन हो रही है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि इन दोनों के दरमियान में अब कुछ प्लस माइनस का साइन नहीं है। इस वजह से आप यहाँ से आप डिवाइड नहीं कर सकते कि इस 2 को आप यहाँ इस 10 के साथ डिवाइड करें, नहीं, क्योंकि इसके सेंटर में अभी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ आप डिवीजन नहीं कर सकते। डिवीजन तभी होती है जब आपके पास कोई मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में वैल्यूज आती हैं। देखिए अब ये 2 और ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 और 10 को डिवाइड करेंगे तो वो नीचे 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास अब सोल्यूशन सेट में चला जाएगा। तो देखिए अंदर 11 है, तो 11 अभी भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको यहीं तक स्टॉप करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आ गया है, इसको देख के घबराना नहीं, कुछ कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ रूल्स अपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इक्वेशन को। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले हो, एक्स की वैल्यू बाद में हो, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म हो। तो ये दोनों तो अपनी पोजीशन पे हैं, ये अपनी पोजीशन से हिला हुआ है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये राइट हैंड साइड पे, आपने इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना है। अब यहाँ पर ये एडिशन में है, तो जब इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो इसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, तो एडिशन का इनवर्स सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ से आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो वो आपने नीचे लिख दिया। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जाहिर है यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो मतलब यहाँ 1 होगा, तो 1 आ गया। और जो कांस्टेंट टर्म है वो -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है? आपने माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना। फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के बाद आपने इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपल। ए की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, सी की जगह पर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर अब आपने देखना है ये आपस में मल्टीप्लीकेशन होनी है। सबसे पहले आपने साइंस मल्टीप्लाई करने हैं, बाहर माइनस का साइन है, अंदर भी माइनस का साइन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 है, जो नंबर्स है ना वो नंबर से मल्टीप्लाई, जो इंटीजर वैल्यूज है वो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो रूट वाली वैल्यूज है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो ये इंटीजर वैल्यू थी, ये अपनी इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई होकर 16 बना देंगे, और ये रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसके रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 दफा है तो उनका स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो 3 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर इनको सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर, नीचे देखिए नीचे कुछ भी नहीं हो रहा, नीचे बस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम एज इट इज उतारते जा रहे हैं। अदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है 16 और मल्टीप्लाई 3 48 आ जाएगा, इसके अंदर आपने 1 ऐड कर दिया, 49 हो गया। अब 49 जो है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब 7 का परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर यहाँ पर हम लोग 7 को बाहर लिख लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ हम इसको यहाँ तक स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर फर्स्ट टर्म में भी एक इंटीजर वैल्यू है, देखिए ये भी एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है, ठीक है? इंटीजर के सेट से बिलोंग करते हैं, तो इंटीजर्स आपस में ऐड हो सकते हैं, तो हमें फिर इनको ऐड करना पड़ेगा। तो आप एक काम करें, प्लस वाली वैल्यू को अलग कर लें और माइनस वाली वैल्यू को अलग कर लें, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन में हम इस तरह से क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक तरफ इंटीजर वैल्यू थी, दूसरी तरफ रूट वाली, मतलब ये रियल नंबर बन रहा था, ठीक है? तो इंटीजर वैल्यू को अब आप एक रियल नंबर में यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको यहाँ तक स्टॉप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही इंटीजर वैल्यूज हैं तो दोनों आपस में ऐड होंगी। एक बार प्लस को अलग कर ले, माइनस को अलग कर ले, ठीक है? 2 सॉल्यूशन बन गए ना, तो हमें 2 सॉल्यूशंस ही रिक्वायर्ड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तब आपने इनको ऐड कर लेना है। 7 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और नीचे अगर आप देखिए नीचे 2 है, मतलब स्क्वायर रूट से बाहर जो नंबर है वो 2 है, तो अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं। 2 भी एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, ऊपर 3 आ गया और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे यहीं तक स्टॉप कर देते हैं, लेकिन यहाँ तक आप अभी आपकी जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक नंबर है जो फुल पावर के साथ है, ठीक है, जाहिर है इसकी पावर फुल है ना, 1 है इसकी पावर, तो अब इसको 2 हाफ पावर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट का मतलब है हाफ, 1/2, तो एक फुल पावर को आप 2 हाफ पावर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे।
किया इसलिए क्योंकि नीचे भी इसके मतलब सेम वैल्यू का रूट था। जब सेम इंटीजर का रूट होता है तो जहाँ पर हम ऐसा काम करते हैं, वरना हर जगह जरूरी नहीं है जब ऊपर भी सेम वैल्यू हो नीचे भी सेम वैल्यू हो। तो इस वजह से हम यहाँ पर रूट वाली ब्रेकेज कर सकते हैं। तो ये फुल पावर थी 3 की पावर 1। अब आपने इसको दो हाफ ऑफ पावर्स में ब्रेक कर लिया। नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, देखिए अब ही आपस में एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एक आपने स्क्वायर रूट कैंसिल कर लिया, तो आपके पास लास्ट में जो आंसर बचा है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ओके, अब यहाँ आ जाए, यहाँ पर -7 -1 है, तो मतलब दो माइनस एक साथ आए तो एडिशन हो जाती है, तो 8 आ गया। और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर 1 है या 7 है। ऑब्वियसली 7 है, तो 7 के साथ जो साइन है वो लग जाएगा यहाँ पर 8 के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखें ऊपर जो डिवीजन हो रही है, ये ऊपर 4 है, माइनस साइन साथ आएगा और नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें यहाँ पर हमने ये वाला काम नहीं किया ब्रेकेज वाला, क्योंकि ऊपर 4 है और नीचे 3 है, तो हमें करने का कोई फायदा ही नहीं। हम करते तो इसलिए हैं ताकि एक नीचे से कुछ कैंसिलेशन हो जाए। अब ऊपर 4 है नीचे 3 है, इन्होंने तो कोई जरूरत कैंसिल नहीं होना, तो इसलिए हम इस वाले सोल्यूशन को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो आपका सोल्यूशन सेट में स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा और -4 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बीच वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 3 क्वेश्चन से रिलेटेड है, उनको आपने खुद ट्राई करना है, इजी है, वो आपसे हो जाएंगे। अच्छा आगे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राइट। तो इसको आपको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट के दो फ्रैक्शंस हैं, एक ये क्वेश्चन एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, और सेंटर में है सब्ट्रैक्शन का साइन। जब भी दो फ्रैक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको उनका एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर्स का। और देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स में जो फैक्टर्स हैं वो अलजेब्राइक फैक्टर्स हैं। तो अलजेब्राइक फैक्टर्स का एलसीएम आप किस तरह से ले सकते हैं, उसका हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी हम रिवाइज कर लेते हैं अगेन। एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अब यहाँ आप देख लें कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। लेकिन ये x-6 है, x-5 है, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन फैक्टर आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अच्छा उसके बाद अनकॉमन, दोनों ही अनकॉमन है, तो आपने यहाँ पर, अच्छा ये दोनों अनकॉमन है ना, तो यही आपके पास एलसीएम में भी आ जाएंगे। तो आपने एलसीएम में यही दोनों फैक्टर लिख देने हैं। उसके बाद क्या करना होता है कि आपने एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। जो वैल्यू आती है उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, सिंपल। तो हम इसको करके देख लेते हैं। ये आपके पास एलसीएम है, एलसीएम को मैंने ऊपर लिखा, पहला डिनोमिनेटर उसको नीचे रखा। और देखिए जो सेम सेम फैक्टर्स है ना डिवीजन में, तो उन्होंने कैंसिल होना है, तो इन्होंने आइए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे बचा x-5। जो x-5 है ना, ये ऊपर जाकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। सेंटर में जो साइन है एज इट इज आपने वही वाला साइन उतार देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पर दूसरे वाले में भी आप सेम वही वाला काम करें, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जो सेम फैक्टर्स हैं जाहिर सी बात है वही कैंसिल होंगे, और जो बच गया है वो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल के उस तरफ है 1। ऊपर भी अब आप मल्टीप्लीकेशन करें और नीचे भी चाहे तो यहाँ पर ही मल्टीप्लीकेशन कर लें, या चाहे तो पहले यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल के उस तरफ ले जाए, उसके बाद वहां पर जाकर मल्टीप्लीकेशन कर लें। आगे मर्जी आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लीकेशन की और माइनस साइन का ध्यान रखना है, माइनस साइन अंदर जाकर साइंस को बदल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसका खास ध्यान रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने माइनस कर लिया, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लिकेशन सिंपल फॉइल मेथड से, कि फर्स्ट टर्म को पहले दूसरे फैक्टर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद सेकंड टर्म को लेना है। तो ये चीज़ आ गई। इनको जब हमने ऐड किया तो जो सेम वैल्यूज है, देखिए यहाँ सेम वैल्यूज आपस में ऐड होंगी। ये एक्स वाली वैल्यू है, ये एक्स वाली वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगी, तो 4 - 3 तो 1 आता है, और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर है ये माइनस, तो माइनस साइन आ गया, और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब देखिए एक लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, कुछ वैल्यूज राइट हैंड साइड पे हैं। अब आपने देखना ये है कि आपने किस साइड पर लेकर जानी है अपनी तमाम वैल्यूज को। वो साइड के वो ऐसी साइड जो कि एक्स स्क्वायर को नेगेटिव ना होने दे। ठीक है, अगर आप यहाँ से तमाम वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर आपको 2-3 स्टेप्स मजीद करने पड़ेंगे, नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा, फिर वहां से आपको उसको करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बजाय इसके हम इतने स्टेप्स करें, आप एक काम करें, लेफ्ट हैंड साइड को ही उठाकर राइट हैंड साइड पर ले आए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हम यहाँ ले आए, इनके साइन बदल जाएंगे, और जो सेम टर्म्स है यहाँ से हमने इनको ऐड कर दिया, एक्स वाली टर्म्स आपस में ऐड हो गई, तो ये 11 आ गया, और सेम साइन वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। अब इसमें भी आपने वही काम करना है, कांस्टेंट है वो कांस्टेंट में ऐड कर दें, और एक्स वाली टर्म्स को एक्स वाली में ऐड कर दें, ऐसे ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और
ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल में ये आ गया, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो उसमें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, तो आपने बस इनकी जगह तब्दील कर दी, तो ये आपके पास इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ सिंपल बस सिंप्लीफिकेशन हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, एक्स का कॉफिशिएंट -10 है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस इसके साथ आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो 21 है। सिंपल आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, उसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। लास्ट पे आप देखें 100 और 84 को माइनस करने के बाद 16 आ रहा है। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है। तो जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर है आपने उसकी जगह उसको लिख देना है। तो अब ये आ रहा है 10 और 4। अब देखिए 10 भी एक इंटीजर वैल्यू है, 4 भी एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसका मतलब है इनको तो हमें अलग अलग करके ही ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक बार इसको प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार इसको माइनस के साथ लिखेंगे। प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब देखें आपस में डिवीजन भी तो हो रही है, यहाँ पर 2 और 14 आपस में डिवाइड होते हैं और आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है और सोल्यूशन सेट लिख दिया। इस क्वेश्चन में भी सेम वही वाला काम होना है। आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एलसीएम लेने का मेथड हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, वही वाला होगा। ये कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, तो ये दोनों ही अनकॉमन है, तो यही आ जाएंगे एलसीएम में। उसके बाद क्या करना है कि एलसीएम को आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जो तो सेम वैल्यूज हैं वो आपस में कट जाएंगी, और जो बच जाएगा वो ऊपर जाकर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने इस मेथड से इसको लिख लिया। उसके बाद सेम यही वाला काम यहाँ पर भी करना है, और यहाँ जो साइन होता है वही वाला साइन यहाँ आता है, तो उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। अब राइट हैंड साइड पे भी थोड़ा सा काम होने वाला है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। ये आपके पास कोई प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को खत्म कैसे करना होता है, डिनोमिनेटर को यहाँ पर जो होल में वैल्यू होती है उसे मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होता है उसको आपने न्यूमिनेटर के साथ ऐड कर देना होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और 6 प्लस 1 7, तो ऊपर 7 आ जाएगा और नीचे जो 3 था वो तो एज इट इज रहेगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर भी मल्टीप्लीकेशन और नीचे भी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन करते हुए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को खत्म नहीं किया अभी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तमाम साइंस को तब्दील कर देगा। तो बेहतर यह है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो लास्ट में जाके हमारे क्वेश्चन का आंसर गलत ना आए, क्योंकि ये माइनस प्लस के साइन से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप पहले ब्रैकेट्स लगाएं, और जब एक बार आपने सारी अंदर वाली चीज को ऐड कर लिया उसके बाद माइनस का साइन आप अलग करें। तो जो सेम वैल्यूज है उनको हम ऐड कर लेंगे। एक्स वाली वैल्यूज यहाँ पर 2 हैं, कांस्टेंट तो एक ही है, तो ये चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद अब आप माइनस को आपस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस जाहिर है माइनस दूसरे वाले फैक्टर से ही मल्टीप्लाई होता है, अपने पीछे वाले से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो अपने से आगे वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो इसके साइन तब्दील कर दें, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में, ये भी माइनस में था तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर देख लेना है जो जो तो सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड करते जाना है। यहाँ पर x 2 दफा है, इनको ऐड कर लिया। सॉरी, x स्क्वायर 2 दफा है, x भी 2 दफा है, और कांस्टेंट टर्म 1 दफा है। तो इनको ऐड किया तो 3 आ जाएगा, इनको ऐड किया तो -x आ जाएगा, और इनको इस तो एज इट इज रहा, ठीक है। अब आपके पास ये दो फ्रैक्शंस आ गए। अब यहाँ पर होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये डिनोमिनेटर है, ये यहाँ आकर इससे यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये जो डिनोमिनेटर दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। इनको आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक यहाँ पर टर्म आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पर, और एक राइट हैंड साइड पर टर्म आ रही है। यहाँ पर अगेन वही वाला काम आपने देखना है, कौन सी वाली साइड पे वैल्यूज लेकर जानी है, ऐसी साइड पर के जो एक्स स्क्वायर है ना उसका कोफिशिएंट नेगेटिव ना हो। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 9 है और यहाँ 14 है, जो बड़ी वैल्यू है ना उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही मैटर करता है। तो इसका मतलब है 14 को पॉजिटिव रखना है, तो 14 को पॉजिटिव रखना है तो इन तमाम वैल्यूज को आप इस तरफ ले आए जहाँ पर 14 वाली वैल्यू है। तो इन तमाम वैल्यूज को आप यहाँ पर ले आएंगे, इनके साइन बदल जाएंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। आपने सिंपल बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद आगे जितना भी काम है वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ शुरू से ही थोड़ा सा टफ था, बाकी आगे वाला काम तो बिल्कुल लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अब यहाँ पर बस ABC आ गई है, इस वजह से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो इसको हम ध्यान से देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। आपने सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये दो फ्रैक्शंस हैं और ये आपस में ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो अब इनको आपने वही वाला काम करना है,
जो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर x माइनस बी एक्स माइनस ए। यहाँ पर मैंने x माइनस ए को पहले लिख लिया अल्फाबेटिकली, कोई मसला नहीं, आप x माइनस बी को भी पहले लिख सकते थे। मैंने इसलिए लिखा कि वो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है तो हमें फिर वो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ चुके हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो कम्यूटेटिव होती है। मतलब आप चाहे तो जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें, चाहे तो आप 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें आपस में, ठीक है, चाहे तो आप 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें, या फिर आप 1 को पहले लिख के 2 को बाद में लिख लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर एक ही आएगा, दोनों का आंसर 2 ही आता है। तो ये होती है कम्यूटेटिव, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि आप चाहे आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करें या आगे पीछे करके ऐड करें, आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पर चाहे आप x माइनस बी को पहले लिखें या x माइनस ए को पहले लिखें, कोई मसला नहीं। ऊपर आपने मल्टीप्लिकेशन की, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन, चाहे तो यहाँ कर लें, चाहे पहले तो इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करा दें, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन कर लें, आपकी मर्जी, आपको जैसे इजी लगता है। जगह मल्टीप्लाई करने के बाद आपने बस अभी मल्टीप्लिकेशन करके छोड़ देना है, यहाँ तक हमने छोड़ दिया, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। अब आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को इक्वल के एक तरफ करना है। वही वाला रूल आपने अपने जहन में रखना है कि आपने एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको नेगेटिव होने से बचाना है। तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब है कि इन तमाम टर्म्स को उठाकर आपको इधर ही लेके आना पड़ेगा। तो इन तमाम को यहाँ ले आएंगे तो साइंस बदल जाएंगे। अब सिंपल जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन होती है उसमें क्या होता है, जो सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के तो कोई और वेरिएबल मौजूद नहीं है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर ने तो एज इट इज आ जाना है, उसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं। एक्स के कोफिशिएंट देखें, एक एक्स की टर्म ये है, एक एक्स की टर्म ये है, एक एक्स की टर्म ये है, और एक ये लास्ट टर्म है, ठीक है। अब ये 4 टर्म्स हैं, ठीक है। एक्स के वेरिएबल में 4 टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर मजीद एक और वेरिएबल भी, 2 और वेरिएबल्स भी आ रहे हैं। एक ए का वेरिएबल है और एक बी का वेरिएबल है। अब जाहिर है कि ए का वेरिएबल ए में ऐड होगा और बी का वेरिएबल बी में ऐड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब आपको यहाँ पर भी थोड़ी सी डिवीजन करनी पड़ेगी। तो ए एक्स के अंदर ऐड होगा और बी एक्स के अंदर ऐड होगा। तो यहाँ से आपने ए एक्स और ए एक्स को ऐड करना है। देखिए दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है दोनों के कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे और साइन लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3ax। साथ में जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल 2 है ना, तो जो वेरिएबल्स है उनको आपने छेड़ना ही नहीं, उनको एज इट इज आपने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर भी यही वाला काम होगा, उसको लिख दिया। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उनको आप लिखें। देखें ये है एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab, ठीक है। पहले नंबर पे तो वैसे यहाँ पर 2ab है, लेकिन हमने अल्फाबेटिकली चलना है तो ए बी उसके बाद प्रोडक्ट वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ तक तो हमने एक काम कर लिया, यहाँ तक ही हमने ध्यान से करना है काम। उसके बाद आगे आ जाए। अब आपने क्या करना है, मतलब एक जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर पहले, एक्स बाद में, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर पहले तो आ गया, उसके बाद अब x आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो कुछ कॉमन लिया जा रहा है उसको आप कॉमन ले लें। यहाँ देखें x भी कॉमन लिया जा रहा है, माइनस भी कॉमन लिया जा रहा है, ठीक है, दोनों के साथ माइनस है। और यहाँ पर 3 भी कॉमन लिया जा रहा है, दोनों के साथ 3 है। तो आपने -3x कॉमन ले लिया, -3x कॉमन ले लिया। तो अंदर देखें फर्स्ट टर्म के अंदर क्या बचा, a, और सेकंड टर्म के अंदर b बचा। और साइन आपको पता है कि माइनस कॉमन लेने से वो तब्दील हो गए, दोनों क्लास में हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 टर्म्स हैं कांस्टेंट की। अगर आप देखें इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आएगा कि ये तो एक स्क्वायर खुला हुआ है, ठीक है। स्क्वायर हमारे पास होल स्क्वायर ओपन है, तो आप इस होल स्क्वायर को जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको आप क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए आपको फिर फॉर्मूलाज के ऊपर ग्रिप होने चाहिए। क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, और सेंटर में प्रोडक्ट आ जाता है दोनों टर्म्स का। तो चाहे तो आप सेंटर वाली टर्म यहाँ लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। बताया ना कि कम्यूटेटिव होता है ये सब, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव होता है। तो अब आप इसको ये वाली, अगर आपके पास राइट लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो आप इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपको ये a + b स्क्वायर दिया होता है तो आप इसको इस फॉर्म में ओपन कर लेते हैं, वैसे ही आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ओपन फॉर्म थी, आपने इसे क्लोज कर लिया, ठीक है, प्लस का। लेकिन जो साइन यहाँ होता है ना, ये प्रोडक्ट वाली टर्म के साथ, वो साइन आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज बस देख लेनी है। तो ये है हमारे पास हमारे इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने आगे इसके ऊपर काम करना है। अब देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर ना अब आपके पास ए बी सी आ गए हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी ए बी सी होते हैं,
जो हमारी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, लेकिन वही वाले सेम वेरिएबल्स यहाँ पर भी आगे हैं, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, मतलब a और b जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर होनी चाहिए वो इस वाली इक्वेशन के अंदर आगे है। तो अब अगर आप दूसरी वाली अपनी इक्वेशन के अंदर भी वही वाले वेरिएबल यूज करेंगे तो वो तो मिक्सअप हो जाएगा, सेम वेरिएबल्स हमने यूज नहीं करने। एक वेरिएबल अगर यहाँ पर यूज हो गया है तो उसको जनरल फॉर्म में फिर यूज नहीं करना, तो जनरल फॉर्म के लिए आप वेरिएबल चेंज करें, ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं, आप मर्जी है, कोई वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर बस कैपिटल ए लिख लिया, कैपिटल बी और कैपिटल सी, बस कैपिटलाइज कर दिया और कोई मसला नहीं है। वैसे आप इसकी जगह चेंज भी कर सकते हैं, ए बी सी की जगह कुछ और भी लिख सकते थे, क्योंकि वेरिएबल है कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने कंफ्यूजन से बचाने के लिए क्या किया कि बस कैपिटलाइज्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम वेरिएबल्स थे तो यहाँ नहीं होने चाहिए। तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है अब वो कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होगा, और हमारे क्वेश्चन के अंदर, हमारी इक्वेशन के अंदर 2 है ना इसका कॉफिशिएंट, तो आपने यहाँ लिख दिया 2। उसके बाद जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो बी कैपिटल बी हो जाएगा, और हमारे क्वेश्चन के अंदर एक्स के अलावा, ठीक है, एक्स को छोड़ के जितनी भी टर्म है वो सारी ही आपके पास कॉफिशिएंट कंसिडर होगी, ठीक है, तो वो सारा आपने यहाँ पर लिख दिया ये। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो तो आपको नजर आ रही है कि जिसके साथ एक्स कोई वेरिएबल नहीं है। उसके बाद आपने जो फार्मूला बनाना है वो भी फिर आपने इन्हीं वेरिएबल के साथ बनाना है, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से बनता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हमने यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ली है, तो जो इक्वेशन बनेगी, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा वो भी इन्हीं वेरिएबल्स के साथ ही बनेगा। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, सिंपल, बस आपने कैपिटलाइज कर दिया, यहाँ पर वैल्यूज डालनी है आपने, यहाँ पर -3 बी की जगह पर आपने ये वैल्यू डाली, अंदर भी आपने बी की जगह यही वैल्यू डाली, और बाकी सारी वैल्यूज आपने ये डाल दी। अब इनको ध्यान से हमने सिंप्लीफाई करना है, केयरलेसली हम यहाँ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर आप देखें ये -3 है और अंदर ब्रैकेट, मतलब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके ऊपर एक ही स्केयर है, तो जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनके ऊपर हम जो पावर है उसको अलग भी कर सकते हैं। ये चीज भी हमने उधर पढ़ी थी, आपके 9th क्लास में हमने ये चीज पढ़ी है कि दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक पावर है, तो इस पावर को आप अलग अलग करके दोनों ही टर्म्स के साथ में लिख सकते हैं। आपने ये जो n पावर थी ये आपने a के साथ भी अलग कर ली, और यही वाला जो n पावर है ये आपने b के साथ भी अलग करके लिख ली, ठीक है। तो ये जो रूल है ना, ये एक्सपोनेंट का लॉ, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था सर, चैप्टर नंबर 2 में। इसका मतलब है कि -3 का भी आपने स्केयर लेना है और a प्लस बी का भी आपने स्केयर लेना है। तो माइनस सबसे पहले तो हम देखते हैं कि माइनस के साथ क्या होगा। अ नेगेटिव नंबर रेज्ड टू एन इवन पावर इज अ पॉजिटिव नंबर। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर की इवन पावर लेते हैं तो उसका माइनस साइन खत्म हो जाता है, ठीक है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 इवन नंबर है, 2 पावर हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कोई भी पावर हो, तो नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, और a प्लस बी का स्केयर अभी आप a प्लस बी ही रखें, ठीक है। अभी हमने इसको ओपन नहीं करना, क्योंकि ओपन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ से 8 आ जाएगा, और a प्लस बी स्केयर तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ध्यान से ट्रिक्स लगानी है ताकि आपको क्वेश्चन मुश्किल ना हो और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकें। a प्लस बी जो है, अगर आप देखें तो a प्लस बी यहाँ पर भी है और a प्लस बी यहाँ पर भी है, तो इसको आप एज अ वेरिएबल ट्रीट करें कि ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं। जो वेरिएबल सेम होते हैं तो जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल सेम है तो आप कोफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे, तो 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, और साथ में जो वेरिएबल है वो एज इट इज आ जाएगा। और ये होल स्केयर था, क्योंकि तो होल स्केयर से हम स्केयर को कैंसिल कर सकते हैं, तो पीछे आपके पास बचा 3a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी और ओवर 4। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगेन वही काम हो रहा है कि यहाँ पर भी a प्लस बी है और यहाँ पर भी a प्लस बी है, मतलब वेरिएबल को देखें ना अगर आप, तो वेरिएबल सेम है, ठीक है। तो आप, इसका मतलब है अभी आप इनको यहाँ पर भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एक बार आप इसको प्लस के साथ लिखें, एक बार इसको माइनस के साथ लिखें, फिर आप देखें वही वाला काम करें जो हमने पहले किया था। a प्लस बी सेम वेरिएबल है, तो इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं इनको आपने आपस में ऐड कर देना है। 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 - 1 यहाँ 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे डिवीजन होगी तो यहाँ पर तो a प्लस बी बचेगा और यहाँ पर 1/2 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर आप ना ये 2a प्लस बी ओवर 2 भी लिख सकते थे, मतलब मैंने तो 1/2 अलग कर लिया, लेकिन कोई मसला नहीं, आप a प्लस बी ओवर 2 भी लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ के करने वाला था। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है,
ठीक है, लेंथ में कम है। यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेकर जाना, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म की तो है, लेकिन इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाली टर्म, उसके बाद ये जो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो सबसे पहले आपने इसको अरेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है ये वाला काम जिसको हम पहले क्वेश्चन में अवॉइड करते आ रहे थे कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस साइन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट माइनस साइन आ गया, तो अब आपको यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाली तमाम वैल्यूज का साइन बदल जाएंगे। इस तमाम वैल्यू से मुराद ये जो मेन साइंस है, ये मेन साइंस, बाहर वाले साइंस, ठीक है, ये अंदर वाले साइंस को नहीं छेड़ना, ये बाहर वाले साइंस। तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, और ये जो माइनस साइन है ये वहां जाकर जीरो से डिवाइड हो जाएगा। तो बस वो जीरो से डिवाइड होने के बाद हर कोई भी नंबर डिवाइड हो तो जीरो ही आता है। तो अब आपके पास ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये होता है अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ जाए तो फिर आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड कर रहे थे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो ए है वो क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट यहाँ एल है, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के साथ अंदर वाली तमाम वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर तमाम वैल्यू जो कांस्टेंट है ये आ गया। अब आपने सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए इसके अंदर वैल्यूज डाल लेनी है, ये वाली बी की जगह ये डाल जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर वही वाला काम करना है, ये माइनस बाहर है ना, तो माइनस का अलग से आपने स्क्वायर करना है। माइनस से मुराद है कि अगर आप इसको -1 कंसीडर कर लेना, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर रेज टू एन इवन पावर इज अ पॉजिटिव नंबर, और जो अंदर 2l प्लस m है उसका स्क्वायर भी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी आपने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, 4 और l आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे पहले, उसके बाद हम 4l को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ अब वो वाला काम नहीं हो सकता कि सेम वेरिएबल बन रहा था हमने उनको एड सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ सेम वेरिएबल नहीं है, अंदर 2l प्लस m है और यहाँ पर l प्लस m है, तो फिर आपको मतलब करना ही, इसको खोलना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस, मतलब प्लस से मुराद जो साइन यहाँ है वही साइन सेंटर वाली टर्म के साथ आएगा। टू फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ पर तो हमेशा ही प्लस आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेंटर में जो साइन है वो सेंट्रल टर्म के साथ आएगा। टू फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पर आपने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। यहाँ जब ओपन करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये 4l है और ये -4l है, सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन, तो ये तो जीरो हो जाएंगे डायरेक्टली। पीछे बचा है सिर्फ और सिर्फ m स्क्वायर। अब ये m है तो उसके ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ऊपर आप देखें तो उसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे थोड़ा सा, तो हमारे पास आंसर में ये चीज आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 थी, जिसमें हमने देखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज करते हुए, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी इस लेक्चर की। तो अगर कुछ समझना है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।